अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद अख्तर हुसैन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज से हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम कायनात को समझेंगे मिथोलॉजी के ज़रिए। इंसान जब पैदा होता है तो शुरू से उसके ज़हन में मुख्तलिफ सवालात रहते हैं। कायनात कैसे बनी, खुदा क्या है, मैं क्या हूँ, मैं कैसे वजूद में आया, मेरे वजूद में आने का मकसद क्या है, कायनात की फोर्सेस क्या हैं। तो इसी तरह बनी नौ इंसान भी शुरू से यही सोचता आया है कि कायनात कैसे बनी, कायनात की फोर्सेस क्या हैं, कायनात को बनाने वाला कौन है, कायनात बनने से पहले क्या था। तो इनके जवाबात देने के लिए हर दौर के इंसान ने अपने शऊर के मुताबिक, अपने दस्तयाब इल्म के मुताबिक जस्तजू की है और अब वो सिलसिला अभी तक जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। तो मिथालॉजी भी एक उसका ज़रिया है। मिथालॉजी सबसे पहले इंसान ने जब कायनात के बारे में सोचना शुरू किया प्री हिस्टोरिक दौर में, तो ये उस दौर की दास्तानें हैं। दुनिया के अंदर बहुत सी मिथोलॉजीज़ हैं। आज हम जो बात करेंगे, हम करेंगे ग्रीक मिथोलॉजी की। ग्रीक मिथोलॉजी की बात इसलिए करेंगे कि ग्रीक मिथोलॉजी बहुत रिच मिथोलॉजी है और दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस मिथोलॉजी ने असर किया हुआ है ग्रीक मिथोलॉजी। आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में देखें, आप अपने लिटरेचर में देखें, फ़िलासफ़ी में देखें, साइंस में देखें, एस्ट्रोनॉमी में देखें, एस्ट्रोलॉजी में देखें, आप अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री में देखें, अपने स्पोर्ट्स में देखें, तो आपको हर जगह ग्रीक मिथोलॉजी के असरात नज़र आते हैं। आप बहुत से वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बहुत से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हाइजीन का वर्ड यूज़ करते हैं, पैनिक का वर्ड यूज़ करते हैं, क्याओस का वर्ड यूज़ करते हैं, हाइपर का वर्ड यूज़ करते हैं, टाइटैनिक का वर्ड यूज़ करते हैं, एक्ली हील का वर्ड यूज़ करते हैं। आप बहुत सी ब्रांडेज हैं, नाइकी है, अमेजोन की बात करते हैं, वर्ल्ड एटलस की बात करते हैं। तो ये जो अल्फाज हैं, पेंडोरा बक्स की बात करते हैं, इसके पीछे ग्रीक मैथोलॉजी आपको नज़र आएगी। आसमान पर देखते हैं, बहुत से बुर्ज हैं, आसमान पर बहुत से कॉन्स्टलेशंस हैं। हमारे सोलर प्लैनेट के जो बहुत से प्लैनेट हैं, उनके जो नाम हैं, तो वहाँ उसके पीछे भी हमें ग्रीक मैथोलॉजी नज़र आती है। ग्रीक मैथोलॉजी के जो सोर्सेज हैं, हमें ये कहाँ से मिली? तो हमें इसके दो बड़े सोर्सेज नज़र आते हैं, होमर और हेसिओड। होमर और हेसिओड की जो तसानीफ हैं, खासकर होमर की जो एलियड है, ओडाइसी है, हेसिओड की जो है थियोजनी है, और वर्क्स एंड डेज। तो यहाँ से हमें ग्रीक मैथोलॉजी के सोर्सेज नज़र आते हैं। ग्रीक मैथोलॉजी को हम चार फेजेस में तकसीम कर सकते हैं। आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। ग्रीक मैथोलॉजी को चार फेजेस में हम तकसीम कर सकते हैं। एक है प्राइमोर्डियल फेज, यानी जब कायनात बनना शुरू हुई, और दूसरा फेज जो है वो टाइटन गॉड्स का फेज है, जो आप कह सकते हैं कि बाकायदा खुदाओं की जो पहली सीनियर नस्ल थी। तीसरा फेज है ओलंपियस गॉड्स का फेज, और चौथा फेज है हीरोज का फेज। तो ये चार फेजेस हैं जिसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हिस्ट्री शुरू हो जाती है। ग्रीक मैथोलॉजी का जो पहला फेज है प्राइमोर्डियल फेज, अभी कायनात बनी नहीं, अभी कायनात बनना शुरू हुई है। ग्रीक मैथोलॉजी के मुताबिक कायनात बनने से पहले कुछ नहीं था, नीस था, नथिंगनेस थी। तो सबसे पहले जो चीज़ थी वो क्या थी? केओस। केओस का क्या मतलब है? गैप, फॉर्मलेस, डार्क, यानी कि कुछ भी नहीं है, एक वाइड सी चीज़ है, उसको वो केओस कहते हैं। उसके बाद केओस के बाद फिर गाया पैदा हुई। गाया वो कहते हैं अर्थ को, ज़मीन को, उसको वो मदर अर्थ भी कह लेते हैं। टार्टिस पैदा हुआ। टार्टिस का मतलब दी अबिस, अंडरवर्ल्ड, यानी बहुत ज़्यादा गहराई, ज़मीन के नीचे वाली जगह, बहुत ज़्यादा गहराई वाली जगह। इरोज, लव, प्यार। ये चार चीज़ें जब पैदा हुई, उसके बाद क्योस ने पैदा किया एरिबोस, यानी कि डार्कनेस, निक्स, नाइट। अभी बारी आती है गाया की, यानी कि अर्थ की। गाया ने पैदा किया यूरेनस, यानी कि स्काई, आसमान को, पॉन्टस यानी सी, समंदर को, ओरिया यानी कि माउंटेन को, पहाड़ों को। तो ये जो चीज़ें थी, ये प्रिमोर्डियल फेज में आती हैं। यानी सबसे पहले क्या था? क्याओस था, एक फॉर्मलेस चीज़ थी, एक गैप था, एक डार्क थी, अंधेरा था। उसके बाद गाया पैदा होती है, यानी कि ज़मीन। ज़मीन पैदा करती है आसमानों को, ज़मीन पैदा करती है समंदर को, ज़मीन पैदा करती है माउंटेन्स को, पहाड़ों को। इसी तरह ज़मीन के नीचे अंडरवर्ल्ड है एक, इसी तरह डार्कनेस है,
यानी कि शेडो है एक, और इसी तरह रात का तस्वर है, रात का। ये थी प्रीमोर्डियल डिवाइन, आप उनको बीइंग्स कह सकते हैं। ये था पहला फेज, अभी कायनात बनना शुरू हुई है। इसके बाद क्या होता है, गाया जो कि मदर अर्थ है, जिसको वो जैसे हम धरती माता कहते हैं, तो जो मदर अर्थ है वो पैदा करती है यूरेनस को, आसमान को। उसके बाद गाया यानी कि जमीन और आसमान दोनों का एक जोड़ा बनता है। तो ये था पहला फेज। उसके बाद फिर दूसरा फेज शुरू होता है। ग्रीक मैथोलॉजी के मुताबिक अभी दूसरा फेज शुरू होता है, जिसको टाइटन्स गॉड का फेज भी कहा जाता है। हमने देखा कि पहले फेज में गाया अर्थ पैदा हो चुकी है, अर्थ ने फिर पैदा किया किसको, आसमान को। फिर बाद में आसमान और जमीन का आपस में जोड़ा बन जाता है, गाया का और यूरेनस का, दोनों का जोड़ा बनता है। और उस जोड़े से 12 खुदा, और जिसको आप कहते हैं 6 उसमें से मेल और 6 फीमेल खुदा पैदा होते हैं, या उनको आप देवता भी कह सकते हैं, देवियां भी कह सकते हैं, डिवाइन बीइंग्स भी कह सकते हैं। और उनको हम टाइटन्स कहते हैं, यानी कि 12 टाइटन्स पैदा होते हैं, 12 टाइटन्स गॉड पैदा होते हैं, जिनमें 6 मर्द हैं और 6 औरतें हैं, 6 मेल हैं और 6 फीमेल हैं। गाया और यूरेनस यानी ज़मीन और आसमान के जोड़े से 3 साइक्लोप्स पैदा होते हैं। साइक्लोप्स आपने कभी देखा हो तो एक मुजस्मा कह लें या एक शक्ल कह लें, उसके ऊपर एक दरमियान में सिर्फ एक आंख होती है, यानी एक आंख वाला होता है। तो 3 साइक्लोप पैदा करते हैं। 3 साइक्लोप के अलावा 3 हेकाटोन्क्रीज पैदा करते हैं। हेकाटोन्क्रीज का मतलब ये है 100 हाथों वाला, उसके 100 हाथ होते हैं, 100 हैंड्स। हेक्टोन कहते हैं कि 100 को, और टैंक्रीज हाथ को, 100 हाथ वाला। मुख्तसर ये कि ज़मीन और आसमान का जब जोड़ा बनता है उससे 12 खुदा पैदा होते हैं, जिनमें 6 मेल हैं और 6 फीमेल हैं। 3 साइक्लोप्स, एक आंख वाली मखलूक है, वो जायंट्स हैं। और 3 हेकाटोन्क्रीज यानी कि 100 हाथ वाले 3 वो जायंट्स वो हैं। तो जो 6 मेल टाइटन्स गॉड हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं ओसिनियस, सियोस, क्रियस, हाइपेरियन, आइएपेथियस और क्रोनस। क्रोनस इनमें सबसे छोटा खुदा है। तो जो 6 फीमेल गॉडिस हैं वो कौन कौन सी हैं, थाया, रिया, थीमोस, नाइमोजनी और फीबी। तो ये 6 फीमेल गॉडिस है। तो ये 6 मेल और 6 फीमेल, इनको टाइटन्स कहते हैं। 12 टाइटन्स पैदा होते हैं। और इस वक्त क्या होता है, जो यूरेनस है जिसको पैदा किया था जमीन ने, गाया ने, यूरेनस पूरी कायनात पर हुकूमत करनी शुरू कर देता है। वो पूरी कायनात का मालिक बन जाता है। जब वो पूरी कायनात का मालिक बनता है तो वो अपनी जब औलाद को देखता है, उसको जो साइक्लोप्स हैं जिनके माथे पर एक आंख है, और हेकाटोन्क्रीज जिसके 100 हाथ हैं, जाइंट्स हैं, वो उनको अगली कहता है, वो इनको बदसूरत कहता है, उसे वो पसंद नहीं आते, और उनसे वो डरता भी है। वो जाइंट्स हैं, उनके पास पावर्स हैं कि कल आने वाले दिन में तो ये जो मेरी हुकूमत है, जो मेरा रूल है, ये मेरे लिए खतरा ना बन जाए, ये मेरी हुकूमत को ख़त्म ना कर दें। वो साइक्लोप्स को और हेकाटोन्क्रीज को ज़मीन के नीचे टार्टरस में इम्प्रिजन कर देता है, वो उनको कैद कर देता है, ताकि आने वाले दिनों में ये मेरे लिए खतरा ना बने। और इस चीज़ का गाया को बहुत गुस्सा है। अच्छा, जैसा कि हमने देखा, यूरेनस जो कि आसमान है, जिसकी उस वक्त हुकूमत है कायनात पर, वो अपनी औलाद में से कुछ औलाद को वो इम्प्रिजन कर देता है, कैद कर देता है। गाया को उसका बहुत ज़्यादा गुस्सा है, जो कि उनकी माँ है, अर्थ है। तो गाया अपनी बाकी जो औलाद है उसको कहती है कि इसका बदला लिया जाए, इसको सजा दी जाए यूरेनस को। उसकी औलाद में से कोई नहीं मानता, तो उनका जो सबसे छोटा बेटा है क्रोनस, वो अपनी माँ की बात मान लेता है। वो कहता है ठीक है, मैं अपने बाप को इस चीज़ की सजा दूंगा और अपने बाप की हुकूमत को ख़त्म करूंगा। क्रोनस क्या करता है, क्रोनस अपने बाप यानी यूरेनस, आसमान के देवता को शिकस्त देता है। जब उसको शिकस्त देता है तो उस वक़्त जो यूरेनस है वो क्रोनस को बददुआ देता है, या एक वो
پیشگوئی کرتا ہے، پروفیسی کرتا ہے کہ جس طرح تم نے میری حکومت کو ختم کیا ہے، اسی طرح تمہاری اولاد میں سے بھی ایک بیٹا تمہاری حکومت کو ختم کرے گا۔ یہ جو بد دعا ہے یورینس جو اپنے بیٹے کرونس کو دیتا ہے، کرونس کے ذہن میں رہتی ہے۔ ابھی پوری کائنات پر کرونس کی حکومت ہے۔ کرونس اپنی جو سسٹر گوڈیس ہے ریا، اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے۔ ابھی کرونس اور ریا، ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کو ہم اولمپیس گاڈ کہتے ہیں۔ اولمپیس گاڈ اور گوڈیس، دیوتا اور دیویاں۔ اولمپیس گاڈ اس لیے کہتے ہیں کہ اولمپیس، ماؤنٹ اولمپیس پر ان کا بعد میں بسیرا ہوتا ہے، وہیں سے لفظ اولمپیک بھی نکلا ہے، تو اس لیے اس کو ہم اولمپیس گاڈ کہتے ہیں۔ کرونس کے ذہن میں یاد رہے کہ یہ اپنے باپ کی بد دعا یورینس کی ہے کہ میری اولاد میں سے میرا کوئی بیٹا میری حکومت کو ختم کرے گا۔ وہ اسی خوف سے جیسے جیسے اس کا بیٹا یا بیٹی یعنی خدا، گاڈ یا گاڈس پیدا ہوتی جاتی ہے، وہ اس کو نگلنا شروع کرتا ہے۔ یاد رہے یہ مورٹل ہے، یہ لا فانی ہے، غیر فانی ہے، یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، یہ خدا ہیں، یہ مرتے نہیں ہیں لیکن ان کو امپریزن کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ ان کو نگلنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی خدا، گاڈ یا گاڈس پیدا ہوتی ہے، وہ اس کو نگل لیتا ہے، ایک ایک کر کے وہ نگلتا جاتا ہے، اپنے میدے میں اتارتا جاتا ہے، سوالو کرتا جاتا ہے۔ جو ان کی ماں ہے ریا، اس کو اس چیز کا بہت افسوس ہے۔ وہ جب آخری ان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کو زیوس کہتے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے کم از کم اپنی اولاد میں سے ایک بچے کو بچانا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ریا جو ان کی ماں ہے، وہ اپنے خامہ یعنی کرونس کو زیوس کی جگہ ایک پتھر کو کپڑے میں لپیٹ کر کرونس کو دے دیتی ہے۔ کرونس یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا بیٹا زیوس ہے، وہ اس کو بھی باقی اولاد کی طرح نگل جاتا ہے۔ جبکہ زیوس کی ماں ریا زیوس کو چھپا کر کہیں اور لے جاتی ہے اور وہاں اس کو پالتی ہے۔ تو اس طرح زیوس اپنے والد یعنی کرونس سے بچ جاتا ہے۔ کرونس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے اپنی ساری اولاد نگل لی ہے، جبکہ ان میں سے ایک بیٹا زیوس بچ گیا ہے اور وہ آنے والے دنوں میں اس کو چیلنج کرے گا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے زیوس، تو ریا اس کو کہتی ہے کہ اپنے باپ کو، کرونس کو، جس طرح اس نے اپنے باپ کی حکومت کو الٹا ہے، اس کی حکومت کو الٹا اور اس کو سزا دو کیونکہ اس نے پوری اولاد کو نگل لیا ہے۔ زیوس اس کی بات مان لیتا ہے۔ زیوس ایک دن اپنے باپ یعنی کرونس کو کسی طریقے سے مشروب پلاتا ہے، ایسا مشروب کہ اس کے پینے سے کرونس کو وومٹ آتی ہے۔ جب وومٹ آتی ہے تو کرونس ایک ایک کر کے اپنی جو اس نے اولاد نکلی ہے وہ ایک ایک کر کے باہر نکلتی جاتی ہے۔ جب وہ باہر نکل آتی ہے، وہ زیوس کے بہن اور بھائی ہوتے ہیں، زیوس ان کو لے کے نکل جاتا ہے اور پھر زیوس اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر اور اپنے ساتھ دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے باپ یعنی کرونس اور اس کے جو بہن بھائی ہیں ٹائٹن گاڈس، ان کے ساتھ ایک جنگ کرتا ہے جس کو ٹائٹانومیکی کہتے ہیں۔ اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے، اور اس کو ہم کہتے ہیں خداؤں کی جنگ۔ اس جنگ کے بعد زیوس کی قیادت میں جو اولمپیس گاڈ ہیں، جو اگلی چھوٹی نسل ہے، جو جونیئر نسل کے گاڈز ہیں، وہ جو اپنی سینئر نسل ہے، جو ٹائٹن، جو میں نے کہا کہ 12 ٹائٹنز تھے، جو زمین اور آسمان کی نسل میں سے 12 جو پیدا ہوئے تھے، ان کا مقابلہ ہوتا ہے کرونس اور ریا کی اولاد اس کے ساتھ۔ وہ زیوس کی قیادت میں اپنے جو سینئر خدا ہیں ان کو شکست دے دیتے ہیں، اور اس شکست کے بعد زیوس اپنے باپ کرونس کی حکومت ختم کر دیتا ہے اور کائنات پر قبضہ کر لیتا ہے۔ تو وہ پروفیسی آپ کو یاد ہوگی کہ جو یورینس نے کرونس کو کہا تھا کہ جس طرح تو نے میری حکومت کو الٹا ہے، تمہاری اولاد میں سے ایک تمہاری حکومت کو الٹے گا۔ تو کرونس کی اولاد میں سے اس کے ایک بیٹے زیوس نے اپنی باپ کی اولاد حکومت کو ختم کیا اور کائنات پر حکمرانی شروع کر دی۔ تو یہاں سے اولمپیس گاڈز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہ تیسرا فیز۔ اس فیز میں پھر زمین پر انسان آتا ہے۔ انسان کیسے آتا ہے؟ پہلے انسان کیسے بنتا ہے؟ پہلی عورت کیسے بنتی ہے؟ آگ زمین تک کیسے پہنچتی ہے؟ ان چیزوں کو ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔
ओलंपियस गॉड और गॉडेस कौन कौन सी है? जियोस, जिसको किंग ऑफ किंग्स भी कहते हैं, हीरा, पोसिडॉन, डिमीटर, एथिना, अपोलो, एर्तिमस, एरीज, एफ्रोडाइटी, हेफेस्टियस, हमीस, हेस्टिया। ये ओलंपियस गॉड और गॉडेस हैं। यहाँ से अगला फेज शुरू होता है जिसको हम हीरोज का फेज कहते हैं। यहाँ तक जो पहले 3 फेज थे ये थी डिवाइन बीइंग्स, तो ये इमॉर्टल चीजें थी, यानी कि गैर फानी, ये खुदा थे। अभी आखिरी पीरियड शुरू होता है ग्रीक मैथोलॉजी का, जिसको हीरोज का पीरियड कहते हैं। हीरोज में फिर मॉर्टल और इमॉर्टल के मिक्सचर आ जाते हैं, जिसमें वो करेक्टर आ जाते हैं जिनमें खुदा की सिफ्त भी है और इंसानों की सिफ्त भी है। डेमी गॉड्स आ जाते हैं इसमें, निस्फ खुदा आ जाते हैं। देवताओं और इंसानों के मिलने से जो करेक्टर्स पैदा होते हैं वो आ जाते हैं, जैसे हरकुलिस है। तो इसी तरह के बहुत से करेक्टर आ जाते हैं। ये हीरोज का दौर कुछ अरसा जारी रहता है। इसमें भी बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, वो भी हम बयान करेंगे, जैसे ट्रोजन वार है, जैसे लेबर ऑफ हरकुलिस है। तो इस तरह जो स्टोरीज इस दौर की हैं वो भी हम आने वाले दिनों में बयान करेंगे एक एक करके। तो ये हीरोज का दौर कुछ अरसा तक जारी रहता है और उसके बाद हीरोज का दौर भी ख़त्म हो जाता है और वहाँ से फिर ग्रीक हिस्ट्री शुरू हो जाती है, इंसानों का दौर शुरू हो जाता है। तो ये था एक मुख्तसर सा तारुफ, इसको हम थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ भी नहीं था, क्याओस था, क्याओस से फिर अर्थ पैदा हुई, अर्थ के बाद फिर अर्थ ने जन्म दिया स्काई को, माउंटेन्स को, समंदर को। अर्थ और आसमान का जोड़ा बना, उससे फिर 12 टाइटन्स पैदा हुए, 3 साइक्लोप्स पैदा हुए, हेकाटोंक्रीज पैदा हुए। और पहली जो हुकूमत थी यूरेनस की, उसको उसका बेटा, सबसे छोटा बेटा क्रोनस खत्म कर देता है। फिर क्रोनस की हुकूमत को उसका जो बेटा है जियोस वो खत्म कर देता है। उसके बाद ओलंपियस दौर के बाद हीरोज का दौर आ जाता है। हीरोज के दौर के बाद फिर हिस्ट्री शुरू हो जाती है। तो ये था एक मैथोलॉजी का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में हम कायनात को समझने के लिए मुख्तलिफ मैथोलॉजी से, फ़िलासफ़ी से, साइंस से मदद लेंगे। हम देखेंगे कि इंसान ने कायनात को, कायनात की फोर्सेस को किस तरह डिस्कवर किया या किस तरह सोचने की कोशिश की। शऊर का ये अमल जारी रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया।